हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बच्चे लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, हम लोग जो हैं आज इस वाले वीडियो लेक्चर में मेरे साथ इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं। इस वाले टॉपिक से इंग्लिश के एग्जाम में जो भी आपके एग्जाम का इंग्लिश वाला जो सेक्शन होगा उसमें 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं नाउन एंड केस का। नाउन एंड केस जो टॉपिक है वो हमारे पूरी इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, और इसके जो कंसेप्ट होते हैं थोड़े बहुत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जिसके कारण मैंने सोचा कि इस वाले टॉपिक पर आप बच्चों से डिस्कशन करते हैं, आपका अच्छा कंसेप्ट जो है ब्रशअप करवा देंगे। ठीक है, तो नाउन एंड केस स्टार्ट करने के पहले जो है आपको पता होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है केस टेबल। ये केस टेबल मैंने बना रखा है। ये जितनी भी थ्योरी है नाउन एंड केस की, उसका सारा का सारा जो समग्र ज्ञान है, उसका सारा का सारा जो कहना चाहिए जिस्ट जो है या जो सारांश है, वो इस वाले टेबल पर लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको टेबल जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने में और समझ में आ रहा होगा। मैं इस वाले टेबल को एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी चीज क्या होती है। आराम से रिलैक्स होकर पहले एक एक टर्म की डेफिनेशन मेरे साथ समझ लो, फिर उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस पर जब जाऊंगा, जब इसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, तब आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहला जो टेबल है, वो है नॉमिनेटिव केस का। नॉमिनेटिव केस दरअसल होता क्या है? नॉमिनेटिव केस किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस होता है। मतलब कि किसी भी सेंटेंस में तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट बटे हुए होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के तीन भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये दरअसल कन्वे करता है नॉमिनेटिव केस को। जैसे बोलता हूं मैं, अगर आई एम टीचिंग यू, जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, तो ये जो आई है, ये है दरअसल नॉमिनेटिव केस। ये आई इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है। पता चला? तो ये जो सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखे गए हैं ना, ये सारे के सारे जो टर्म है वो अलग अलग तरीके से सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो एम और ये जो टीचिंग है, ये जो एम है, इसे दरअसल हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बेसिकली ये जो वर्ब है एम, ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आया है, तो इसे सामान्य भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इसका जो मेन वर्ब है वो है टीच, और उसका जो मैंने आईएनजी फॉर्म लिया हुआ है वो है टीचिंग। ठीक है, तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया, मतलब कि सब्जेक्ट। ये जो है वर्ब हो गया, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है जो कि एम है, और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है ये है दरअसल ऑब्जेक्ट। आगे बात पकड़ में, तो किसी भी सेंटेंस का जो अंतिम वाला भाग होता है, या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि भाई एक होता है जो इंसान कार्य कर रहा होता है और जिसके लिए कर रहा होता है, तो जिसके लिए आप काम करेंगे वो दरअसल बनता है ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो किसी भी चीज में एक कर्ता होता है और दूसरा होता है कारक। मतलब ये कि एक इंसान जो काम कर रहा होता है और दूसरा, और वो इंसान जो है जिसके लिए काम कर रहा होता है, वो बनता है ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं हो गया सब्जेक्ट, और तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं ये वाला काम कर रहा हूं, तो तुम हो गए इस वाले सिचुएशन में ऑब्जेक्ट। आगे बात पकड़ में कंफर्टेबल है अपन लोग? तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पहले क्लियर हो गया होगा। ये थोड़े इंग्लिश के टर्म्स जो है आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। मेरे पास समय है करके थोड़ा डिटेल में अच्छे से खुलकर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से रिलैक्स होकर धीरे धीरे सीखते जाइए। मतलब एकदम जो है ना, अगर सिर्फ ट्रिक बेस्ड पढ़ाई करोगे कि यहाँ पर ये आया तो वो लगाना है, वो आया तो ये लगाना है, तो फिर आपको टफ लगेगा। और खासकर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप जो है इंग्लिश को किसी विषय की तरह पढ़ेंगे तो आपको ये टफ लगेगी, लेकिन अगर आप इंग्लिश को एक भाषा की तरह पढ़ेंगे तो आपको ये आसान लगेगी। फर्क क्या है इस वाली चीज में? फर्क दरअसल ये है कि जैसे सोचो कि कोई ऐसा इंसान जो अमेरिका में पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो दूसरे या तीसरे साल से ही अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से इंग्लिश में फर्राटेदार तरीके से बात करना वो चालू कर देता है ना? तो वो इंसान, वो बच्चा जो अमेरिका में पैदा हुआ, 2 या 3 साल उसकी जो उम्र है, उसमें वो फर्राटेदार जो है इंग्लिश बोलना चालू कर देता है। उससे तो आज तक कभी स्कूल गए ही नहीं होगा और कभी इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा भी नहीं होगा। तो बिना इंग्लिश ग्रामर जाने और बिना इंग्लिश का या कोई भी एक नॉलेज या कोई बुक जो है पढ़े, उसके मुंह से फर्राटेदार इंग्लिश निकलना चालू हो जाती है। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि वो इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं, एक भाषा की तरह ट्रीट करता है।
कम्युनिकेट करने की भाषा। तो उससे जब वो रिलेट करना चालू करता है ना चीज़ों को, वो बच्चा, तो फिर उसको जो है इंग्लिश कभी प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। तो आपके लिए भी ये ट्रिक है। ट्रिक ये है कि इंग्लिश को किसी सब्जेक्ट की तरह मत पढ़िए, उसे भाषा की तरह पढ़िए। इसका मतलब ये है कि उसे बोलचाल वाले टर्म्स में लाने का प्रयोग कीजिए, या फिर उसे जो है डे टू डे लाइफ में ऐड करके, या फिर उसको जो है समझने का प्रयास कीजिए, ताकि सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। जब समझ में आने लगेंगी चीजें तो आसान लगने लगती है। तो मैं उसी अंदाज से आपको जो है ना इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको जो इंग्लिश है ना वो दरअसल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आने के लिए कुछ टर्म्स तो आपको पता होने चाहिए ना, कि भाई किसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, किसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। आगे बात पकड़ में कंफर्टेबल है आप लोग? तो ये जो है ये दरअसल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, जो कि होता है आई। आई जो है फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस होता है। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वो होता है मी। स्वीकार हो गया इतना? उसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वो होता है माय। उसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वो होता है माइन। और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वो होता है माई सेल्फ। ये तीनों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो, पहले आप एडजेक्टिव और प्रोनाउन को समझो। प्रोनाउन क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। The word which is used in place of noun is called pronoun, है ना? इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उस वक्त संज्ञा मतलब कि नाउन गायब हो जाएगा। आगे बात पकड़ में? तो ये है डेफिनेशन प्रोनाउन की। ठीक, अब समझिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। मतलब कि द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब कि जब नाउन लिखा रहेगा, जब नाउन लिखा रहेगा, जैसे कि बॉय एक नाउन है, और आप इसकी विशेषता बताओगे कि भैया वो लड़का नहीं, वो तो अच्छा लड़का है, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को प्रोनाउन और एडजेक्टिव तो पता ही होगा। ये बस मैंने आपको एक बार रिवाइंड करवा दिया। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ तब लिखा जाता है जब नाउन विजिबल होता है, जब नाउन अवेलेबल होता है। जब नाउन अवेलेबल होगा तो उसके लिए एडजेक्टिव लगाया जाएगा। ऐसे हवा में मैं किसी के लिए भी गुड लिखकर नहीं बैठ जाता। जैसे मैं किसी के लिए हवा में गुड लिखकर बैठेगा तो पूछोगे अच्छा ठीक है भाई गुड, लेकिन क्या गुड? समझ में आ रही बात? तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई गुड गर्ल, गुड बॉय, मैं ऐसे बताऊंगा, जो कि ये दरअसल नाउन होगा। तो मैं जो डेफिनेशन आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो ये कर रहा हूं कि एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब नाउन अवेलेबल होगा। इतनी बात गई तुम्हारे दिमाग में? एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब नाउन अवेलेबल होगा। ये चीज को सीखो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जैसे ही प्रोनाउन लगाओगे वो नाउन की जगह पर लगेगा, तो नाउन तो गायब हो जाएगा ना। जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन इज अ गुड एक्टर। अमिताभ बच्चन इज अ गुड एक्टर। ठीक है, तो अमिताभ जो है यहाँ पर नाउन है। अब मैं अमिताभ की जगह पे प्रोनाउन लगाना चाहता हूँ, ही लिव्स इन मुंबई, और वो मुंबई में रहते हैं। तो ये जो ही है ये दरअसल प्रोनाउन है, जो कि इस अमिताभ नाउन की जगह पर आया। तो मैंने क्या किया, मैंने ना प्रोनाउन की जगह पर, मैंने जो है नाउन की जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग किया। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने ही लगाया तो दोबारा अमिताभ नहीं लगाया, अमिताभ यहाँ पर गायब हो गया। बात आ रही समझ में? तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी प्रोनाउन लगता है तो वो नाउन की जगह पर लगता है, और क्योंकि वो नाउन की जगह पर लगा है इसलिए नाउन जो है गायब हो जाता है। ये आपको मैं कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया है डेफिनेशन के टर्म्स में एडजेक्टिव और प्रोनाउन की। जो डेफिनेशन आपको पता है सो पता है। आपको क्या डेफिनेशन पता है? आपको पता है कि भैया जो संज्ञा की विशेषता बताएगा विशेषण कहलाएगा, जो संज्ञा के स्थान पर आएगा सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन मैं क्या कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आता है सर्वनाम, क्योंकि नाउन की जगह पर आता है प्रोनाउन, इसीलिए जब प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो जो नाउन है वो गायब हो जाता है। ये बात गई तुम्हारे दिमाग में? वैसे ही क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आता है एडजेक्टिव, तो इस वजह से जब तक नाउन अवेलेबल नहीं होगा तब तक एडजेक्टिव आप कैसे लगाओगे? तो एडजेक्टिव के लिए नाउन अवेलेबल होना ही चाहिए। दिमाग में गई इतनी बात? और जब प्रोनाउन लगा तो नाउन गायब हो जाना चाहिए। दिमाग में गई इतनी बात? ठीक है, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको ये एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन जो है दोनों क्लियर हो गया होगा। सवाल ये है कि ये पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव होता है जब हम किसी चीज के लिए अधिकार जमाते हैं।
जैसे आप कहीं जो है घूमने के लिए गए थे और आपने अपनी सहेली का फोन नहीं उठाया, तो आपने अपनी सहेली का फोन नहीं उठाया तो आपकी सहेली जो है आपसे नाराज हो जाती है, आपसे नाराज हो जाती है। वो आपसे क्यों नाराज हुई है? क्योंकि वो आप पर अपना हक रखती है कि यार मैंने आपको कॉल किया था और आपने कॉल नहीं उठाया, तो अब मुझे मनाओ। आगे बात पकड़ में, तो वो जो आप पर हक रख रही हैं, इसका मतलब कि उनका जो पोजेसिवनेस है वो आपके लिए जो है अपने पीक पर है। पॉइंट है समझ में? तो पोजेसिवनेस क्या होता है? पोजेसिवनेस होता है जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार बनाते हैं। किसी चीज पर भी अधिकार जमाना पोजेसिवनेस कहलाता है। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक स्वीकार है अपन लोग, कंफर्टेबल है? चलिए, उम्मीद है कि आपको ये चारों कॉलम जो है क्लियर हो गए होंगे। पांचवें वाले कॉलम के बारे में बात करता हूँ। पांचवा वाला जो कॉलम है वो कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दरअसल ये होता है कि जब हम किसी भी टर्म को रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करने का क्या मतलब है? रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ तुमने मतलब अगर मान लो नहीं भी देखी होगी तो भी कोई बात नहीं, देखी होगी तब एक बात बता रहा हूँ। तुमने जो है एवेंजर मूवी देखी होगी, है ना? एवेंजर मूवी में एक होता है थेनोस, देखा था तुमने? तो थेनोस जो होता है अपने ना पाशिंदे भेजता रहता है, कभी जो है लोकी को भेजता है या कभी छोटे विलन को भेजता है, सारे के सारे जो है एवेंजर के अपने हीरो जो है सबको मार देते हैं, है ना? तो फिर जो है थेनोस सुनता है कि भाई उसके जो है सारे के सारे छोटे मोटे विलन जो है हमारे एवेंजर ने मार दिया है। तो थेनोस बोलता है फाइन, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस काम को मैं खुद करूंगा। पॉइंट है समझ में? तो अब जो थेनोस है वो सृष्टि की तबाही के लिए खुद आ रहा है। तो वो कैसे बोलता है? आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, अब इस काम को मैं खुद करूंगा। पॉइंट आ गया तुम्हें समझ में? ठीक है। तो जब आप किसी चीज को रिफ्लेक्ट करवाते हो, जैसे मैंने खुद की इमेज को रिफ्लेक्ट करवाया, तो हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग हमेशा ये सेल्फ वाला टर्म यूज करते हैं। तो जैसे आई है तो उसके लिए लगा है माए। वैसे ही अगर वी होता तो उसके लिए लगता आवर। पॉइंट है समझ में? तो देखो आई के लिए आया माई सेल्फ, वी के लिए आया आवर सेल्फ। पॉइंट है समझ में? अब यहाँ पर एक छोटा सा फर्क है, इस वाली चीज का ध्यान देना। ये जो आई है, ये जो आई है, ये दरअसल होता है सिंगुलर। ये आई जो होता है सिंगुलर, इसीलिए माई सेल्फ में एफ का प्रयोग किया गया है। दिखाई दे रहा है आपको? ये वाली गलती आपसे एग्जाम में क्योंकि वो करवाता है, इसलिए इसको आराम से समझ लो। मैंने क्या बताया आपको? क्योंकि आई जो है सिंगुलर है, इसलिए उसने यहाँ पर एफ का प्रयोग किया है। और वी जो है प्लूरल है, वी जो है प्लूरल है, इसीलिए उसने यहाँ पर VES का प्रयोग किया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? अगर सिंगुलर होता है तो F लगाते हैं, अगर प्लूरल होता है तो हम लोग VES लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आइडिया क्लियर हो गया सारे बच्चों को? मस्त है यहाँ तक अपन लोग। चलिए, अब मेरे को उम्मीद है कि हर एक कॉलम की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब अपना टास्क क्या है? अपना टास्क ये है कि इस टेबल में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, उसको हमें रट लेना चाहिए। आगे बात पकड़ में? क्यों? क्योंकि ये जो टेबल है ये पूरे के पूरे नाउन एंड केस की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, और सारा का सारा जो सारांश है, मतलब सारी की सारी जो थ्योरी है, वो मैंने इसी टेबल में लिख रखी है। आने वाले स्लाइड में तो उस वाले थ्योरी का आप लोग एप्लीकेशन देखेंगे। आगे यहाँ तक बात पकड़ में आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए फटाक से एक बार इसे रटने की कोशिश करते हैं। आई अगर नॉमिनेटिव केस है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये आपको याद करना है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माय, पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। ठीक है, थोड़ी देर देखोगे अच्छे से याद हो जाएगा, कोशिश करो इसे याद करने की। ठीक है, मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि आगे वी क्या होता है अस, फिर आता है आवर, आवर्स और आर सेल्व्स। इसे याद करते हैं लोग। यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होता है। यूवर, यूवर्स, यूवर सेल्फ या यूवर सेल्व्स। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है लोग? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ठीक है, कंफर्टेबल है? शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। याद कीजिएगा फटाफट एकदम। इट, इट, इट्स। क्रॉस करने का मतलब है कि इसका पोजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। ठीक है, इटसेल्फ। अगला है यहाँ तक दे, देम, देयर, देयर्स, themselves। इसे थोड़ा याद कर लीजिए, आपको ये कनेक्ट होगा जब मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब। अभी याद करने का काम है इसको। ठीक है,
अब मेरा जो एक और रोल है इस वाली थ्योरी में, जो मेरे को आपको एक और बात कनेक्ट करवानी है, वो ये है कि मुझे आपको ना ये पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस बताना है। तो मैं अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्या करूंगा, आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। एक बार उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि कब हम लोग जो है माय लगाते हैं, कब हम लोग जो है माइन लगाते हैं, कब हम लोग जो है आर लगाते हैं, कब हम लोग आर्स लगाते हैं, कब हम लोग यूवर लगाते हैं, कब हम लोग यूवर्स लगाते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सब कुछ एकदम क्लियरली है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में मिलते जुलते हैं ना, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो पाते हैं, ठीक। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई आपको वहां पर, अभी तो जैसे मैंने दो ही ऑप्शन लिख रखे हैं, माय लगाएंगे या तो माइन लगाएंगे। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है योर ब्रदर इज रिच बट माय या फिर माइन, आपको इन दोनों में से कोई एक चुनना है, माय या फिर माइन इज पुअर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले सेंटेंस में आपको ये चुनना है कि माय सही है कि माइन सही है। तो कभी भी अगर ऐसा चुनाव करने की बात आए तो आपको सबसे पहले ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या पोजेसिव एडजेक्टिव है और क्या पोजेसिव प्रोनाउन है, ये आपको खुद से पूछना चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा, जो मैंने आपको टेबल बताई थी आपको याद करनी पड़ेगी, टेबल याद करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैंने याद कर रखा है कि जो माइन है वो दरअसल पोजेसिव एडजेक्टिव है और जो माइन है वो दरअसल पोजेसिव प्रोनाउन है। ये मैंने याद कर रखा है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है। अब मैं इनकी परिभाषा का प्रयोग करूंगा, ठीक है। परिभाषा क्या कहती है, एडजेक्टिव की परिभाषा ये कहती है कि एडजेक्टिव तभी आएगा जब जो नाउन है वो विजिबल होगा, नाउन जो है दिखाई दे रहा होगा, नाउन दिखेगा तो उसके लिए एडजेक्टिव लगाया जाएगा। प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द। इसका मतलब यह है कि क्योंकि आपने संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया तो संज्ञा नहीं दिखेगी, संज्ञा जो है गायब हो जाएगी। तो जब संज्ञा नहीं दिख रही होगी तो हम लोग प्रोनाउन लगाएंगे। तो अब मेरा बस काम इतना ही है, ये डिसाइड करना कि मुझे संज्ञा दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। दिखाई दी तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नहीं दिखाई दी तो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग। चलिए आइए यहाँ पर फोकस कीजिए। ये कह रहा है तुम्हारा भाई, ये जो भाई है ये दरअसल नाउन है। तो ये कह रहा है भाई तुम्हारा भाई अमीर है लेकिन मेरा, यहाँ पर क्या होता, भाई, बात आ रही समझ में, इसको लिखना चाहिए था मेरा भाई गरीब है, लेकिन इसने जो है भाई लिखने की जगह पर, इसने जो है भाई लिखने की जगह पर सेंटेंस को कैसा बोला, तुम्हारा भाई अमीर है लेकिन मेरा गरीब है। इसने जो भाई जो शब्द है उसको गायब कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको, भाई मतलब कि नाउन को गायब कर दिया। जब नाउन को गायब किया जाता है तो फिर क्या लगाया जाता है, प्रोनाउन लगाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो सही है वो माइन सही है। तो इसका जो सही आंसर होता वो ऐसा होता, योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, ये इसका सही जवाब होता। माय यहाँ पर गलत होता। बेकार हुआ यहाँ तक आप लोग को, कंफर्टेबल है इसमें अपन लोग, ठीक है। वैसे ही अब एक और बार बताऊंगा तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो सेंटेंस में लिखा हुआ है यूवर या फिर यूवर्स, पेन इज ब्लू। अब ये जो पेन है ये दरअसल नाउन है, ठीक है। अब ये सिर्फ ये भी बोल सकता था कि तुम्हारी नीली है, अब तुम्हारी नीली क्या है वो तुम खुद जानो, लेकिन इसने साफ साफ लिखकर बोला कि तुम्हारी जो नीली है वो दरअसल क्या है, वो पेन है। आगे बात पकड़ में, तो जो पेन है वो नाउन है, नाउन उसने साफ साफ लिखकर दे दिया है कि तुम्हारी पेन नीली है। तो जब नाउन साफ साफ लिखा रहता है, जब नाउन साफ साफ लिखा रहता है तो हम लोग को क्या चुनना रहता है, एडजेक्टिव चुनना रहता है, क्योंकि यहाँ पर नाउन साफ साफ लिखा हुआ है तो इसका जो जवाब होगा वो दरअसल एडजेक्टिव होगा। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि कौन एडजेक्टिव है और कौन प्रोनाउन है। तो मुझे पता है कि ये जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो क्योंकि साफ साफ नाउन लिखा हुआ है इसलिए उसके लिए एडजेक्टिव चुना जाएगा। एडजेक्टिव मतलब कि सही जवाब होगा यूअर, यूअर्स जो है इसका गलत जवाब होगा। तो जो मैं सही जवाब बनाऊंगा इसका, सही सेंटेंस जो मैं बनाऊंगा इसका, वो बनाऊंगा यूअर पेन इज ब्लू, ऐसा। आइडिया मिला बच्चों को, कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग। तो मैं अब ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बच्चे लोग जो है वो जो केस टेबल है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। उसकी वजह क्या है कि सारा का सारा जो सारांश है वो उस केस टेबल में ही लिखा हुआ है। वो अगर आपको आ गया तो समझो अपना काम आधा तो हो गया है, आधा काम बस है सवालों में देख देकर उसको टिक करने का, वो मैं अभी कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल हम लोग देखते हैं मेरे साथ। आइए, इसमें जो है मैंने कुछ सेंटेंस लिख कर रखे हुए हैं और इन सेंटेंस को ना
आप बच्चों को ना मेरे साथ जो है थोड़ा सा रिलेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आइए मैं इस सेंटेंस में ना आपको ना जो पोजेसिव टर्म होता है, जो पोजेसिव टर्म होता है वो सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि मतलब कि अधिकार कैसे जमाया जाता है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज पर जिस पर हक आपका है उस पर आपका अधिकार कैसे जमाया जाए, ये हम लोग अंग्रेजी में सीखने वाले हैं, ठीक। चलिए आइए एक बार फोकस करते हैं मेरे साथ में। क्या कह रहा है वो कह रहा है राम्स बुक। अब देखो ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये अपोस्ट्रोफी एस जो है ये दरअसल अधिकार जमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको अच्छे से सीख लीजिए। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसका प्रयोग अधिकार जमाने के लिए किया जाता है, जिसकी हिंदी में मीनिंग होती है का, के या फिर की। इसकी हिंदी में मीनिंग ये होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ होगा राम्स बुक, जिसकी हिंदी मीनिंग बनेगी राम की किताब, आगे बात समझ में। लेकिन जो का के की वाली जो चीज है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस अपोस्ट्रोफी एस के साथ ही नहीं बल्कि इस ऑफ के शब्द के द्वारा भी बताई जाती है। तो अधिकार जमाने के लिए दो चीजों का प्रयोग किया जाएगा, एक होगा अपोस्ट्रोफी एस और दूसरा होगा ऑफ। ऑफ का अर्थ भी होता है का, के और की, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द बुक ऑफ राम, इसका भी अर्थ यही है राम की किताब। ये जो दोनों सेंटेंस है, ये जो दोनों सेंटेंस है वो सेम बात को बताते हैं, जिसका अर्थ होता है राम की किताब। लेकिन सवाल यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एग्जाम में यूज क्या करना है। अभी हाल फिलहाल दोनों ही सेंटेंस एकदम सही लिखे गए हैं, दोनों ही सेंटेंस एकदम सही लिखे गए। अब इसी तरह का एक और सेंटेंस मेरे साथ थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा फोकस बनाकर मुझे सुनते जाइए, ठीक है। अब इसी तरह का अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये वाला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में कहता है, इस वाले सेंटेंस में कहता है द वॉल्स पेंटिंग, ये जो अपोस्ट्रोफी है काके की वाली बात को बताएगा। वॉल का मतलब होता है दीवार, तो दीवार की पेंटिंग, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है द पेंटिंग ऑफ वॉल, मतलब कि दीवार की पेंटिंग। तो ये दोनों ही चीजें हैं, द वॉल्स पेंटिंग या द पेंटिंग ऑफ वॉल, दोनों ही जो चीजें हैं एक ही लाइन को बताती है, जिसका मतलब होता है दीवार की पेंटिंग। लेकिन इस वाली बात को समझिएगा कि जो अपोस्ट्रोफी एस है और जो ऑफ है उसमें एक चीज का फर्क होता है। ये दोनों का मतलब वही होगा लेकिन एक चीज का फर्क होगा। इसमें एक चीज का जो फर्क है वो दरअसल ये है कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। इसको दिमाग में डालिए, अपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। दिमाग में डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप पता है वो गलती आपसे कहां पर करवाएगा, गलती आपसे यहाँ पर करवाएगा कि हम लोग ना इतना याद कर लेते हैं कि जो अपोस्ट्रोफी एस है उसका प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, हम लोग इतना याद कर लेते हैं। लेकिन फिर हम लोग ना ये जो ऑफ का जो प्रयोग है ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अच्छा अपोस्ट्रोफी एस का सर बताए हैं लिविंग के लिए तो पक्का ऑफ का होता होगा नॉन लिविंग के लिए। नहीं, ऑफ का जो प्रयोग है, ऑफ का जो प्रयोग है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। इस वाली चीज को एकदम नोट बना के डालिए और यहीं पर आपसे वो गलती करवाएगा। अपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए होगा, लेकिन ऑफ का जो प्रयोग है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होगा। इतनी बात गई दिमाग में। जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये जो वॉल है, वॉल का मतलब होता है दीवार, दीवार होती है नॉन लिविंग। मैंने आपको बताया था कि अपोस्ट्रोफी एस जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग के साथ यूज होगा, लेकिन वॉल तो नॉन लिविंग है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। और जो ऑफ है, ऑफ का जो प्रयोग है वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो दोनों के साथ हो सकता है। तो वॉल तो नॉन लिविंग थी जिसके लिए उसने ऑफ लगाया है, जो कि एकदम सही लगाया है। तो इसका मतलब कि द वॉल्स पेंटिंग जो है गलत सेंटेंस है, जो सही सेंटेंस है वो है द पेंटिंग ऑफ वॉल। वैसे ही यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये राम पर लगाया गया है। राम क्या है, राम लिविंग है, लिविंग है इसलिए वाली बात सही है। तो क्योंकि राम लिविंग है इसलिए आप राम्स बुक बोल सकते हैं, लेकिन वॉल नॉन लिविंग है इसलिए वॉल्स पेंटिंग नहीं बोल सकते हैं। यही बात दिमाग में, ठीक है। लेकिन दोनों ही स्थिति में देखो, चाहे मैं राम बोलूं चाहे मैं वॉल बोलूं, दोनों ही स्थिति में चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो ऑफ तो सही ही होता है। बेकार हो गई वाली बात, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से थोड़ा यहाँ पर कोशिश करते हैं मेरे साथ में। ये लिखा हुआ है द टेबल्स लेग, द लेग ऑफ द टेबल
अब मुझे ये बताइए कि इसमें ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, इन दोनों में आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है? अब जरा देखिए, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो अपोस्ट्रोफी एस है सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग होता है। तो जो टेबल है, क्योंकि नॉन लिविंग है, इसलिए ये जो बात है ये गलत है। जो मेरे को कहना होगा कि भाई टेबल की टांग, तो मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा द लेग ऑफ टेबल। पॉइंट है समझ में? चलिए आइए थोड़ा इस पर हम लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक टर्म का प्रयोग हुआ है, वो है कॉलेज। तो हम लोग ने ये वाला जो शब्द है, बहुत ही सामान्य शब्द है, कई बार जो है कहीं पर भी लिखा हुआ देखा होगा, हमने लिखा हुआ देखा होगा कि कहीं पर लिखा रहता है कि भाई पंडित जो है रविशंकर गर्ल्स कॉलेज, ऐसे लिखा रहता है ना। तो गर्ल्स कॉलेज जो टर्म है वो हमने कई दफा जो है कई दफा आते जाते पढ़ा लिखा हुआ पढ़ा होगा या कभी तो सुना ही होगा। तो अब सवाल ये है कि इसमें 4 ऑप्शन गिवन है कि ये जो कॉलेज वाला जो शब्द है, ये जो कॉलेज वाला जो शब्द है, इसके साथ मुझे जो 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा? ये है पहला वाला ऑप्शन, ये है दूसरा वाला ऑप्शन, ये है तीसरा वाला ऑप्शन और ये है चौथा वाला ऑप्शन। सवाल ये है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। अब जरा समझिए इस वाली बात को कि जो कॉलेज है ना, कॉलेज जो है दरअसल जो टर्म लेकर आएगा वो प्लूरल लेकर आएगा। मतलब कि जब आप कॉलेज टर्म का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिंगुलर नाउन लगाया, मतलब लड़की बोला, तो भाई कॉलेज कहाँ बनेगा? वो तो होम ट्यूशन बन जाएगा। पॉइंट है समझ? कॉलेज का मतलब क्या है? कॉलेज का मतलब जब बहुत सारी वहां पर लड़कियां होंगी तभी तो वो कॉलेज बन रहा होगा, नहीं तो होम ट्यूशन नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कि कॉलेज तब बनेगा जब बहुत सारी लड़कियां होंगी, तो मैं बोलूंगा लड़कियों का कॉलेज, है ना। लड़कियों का कॉलेज बोलने के लिए मेरे को जो गर्ल जो टर्म है वो प्लूरल में चाहिए होगा। अब मेरे को प्लूरल में चाहिए होगा, तो ये वाली जो चीज है, इस वाली चीज को जरा समझिए। इसमें जो GIRL है, GIRL जो है वो सिंगुलर है ना, और ये अपोस्ट्रोफी है, सही है, का के की वाली बात को बताता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा लड़की का कॉलेज। तो लड़की का कॉलेज नहीं होता, लड़की का होम ट्यूशन होता है। कॉलेज के लिए हमको बहुत सारी लड़कियां चाहिए होती है, और अपोस्ट्रोफी सिर्फ का के की वाली बात को बताता है, प्लूरल नहीं करता है। तो ये जो सिंगुलर था इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि जो जरूरत थी यहाँ पर वो तो प्लूरल की थी। इतनी बात गई तुम्हारे दिमाग में? ठीक है भाई। तो ये वाली चीज जो है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। फर्स्ट वाला ऑप्शन में गर्ल्स GIRLS प्लूरल में लिखा हुआ है, जो कि प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं इसको पढ़ूंगा लड़कियों और फिर इसको पढ़ूंगा कॉलेज। तो लड़कियों कॉलेज, तो बीच में लड़कियों का कौन बोलेगा? का बोलने के लिए जो है मेरे को अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है भैया लड़कियों, ये प्लूरल है, और ये जो अपोस्ट्रोफी एस वाली चीज है वो का के की वाली बात को बताती है, तो बोलेगा भाई लड़कियों का कॉलेज। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो सकता था। अब यहीं पर जो है आपसे एग्जाम में गलती करवाता है, और इसीलिए ये वाली जो यूनिट है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर लड़कियों का जो कॉलेज है, ये गर्ल्स वाला जो टर्म है, ये एकदम सही सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस वाली बात को समझना तुम। जब मैं इसे पढ़ने निकलूंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा? GIRLS लड़कियों का कॉलेज। अब आप जरा इसे पढ़ के देखिए, जैसे मैं इसे पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? गर्ल्स कॉलेज, तो 2 बार एस लगा हुआ है ना। तो जैसे मैंने इसे पढ़ा, मैंने जैसे प्रोनाउंस किया, तो मेरे मुंह से निकला गर्ल्स कॉलेज। तो ये गर्ल्स जो टर्म जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये आपने आज तक कभी अपनी लाइफ में सुना है क्या? नहीं, है ना। ये जो गर्ल्स टर्म है ये हमने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना है। तो क्योंकि ये जो गर्ल्स टर्म है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए हमने नहीं सुना है। आगे बात पकड़ में, तो एक कंसेप्ट निकल कर आया। कंसेप्ट दरअसल ये निकल कर आया, जरा सीखेगा इस वाली बात को, और इसीलिए मैं ये वाली क्लास जो है यूट्यूब पर ले रहा हूँ। कंसेप्ट दरअसल ये निकल कर आया कि कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने से अगर हिसिंग साउंड आता है, जरा समझिएगा इस वाली बात को, कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने से अगर हिसिंग साउंड आता है, तो उस हिसिंग साउंड को रोकने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस की जगह पर सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, और उस घड़ी में जो अपोस्ट्रोफी होता है, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी, वो का के और की वाली बात को निर्धारित कर देता है। ये हो गया कंसेप्ट। कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि कभी भी अगर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने से अगर हिसिंग साउंड आ जाए, तो उस हिसिंग साउंड को रोकने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस की जगह अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, और ये अपोस्ट्रोफी ही का के की वाली बात को डिफाइन कर देगा। यहां तक मसला क्लियर हो गया अपने को?
कंफर्टेबल है हम लोग यहाँ तक? तो इसका मतलब ये हिसिंग साउंड क्या है, जैसे इसे पढ़कर देख लो तुम, गर्ल्स, ये है हिसिंग साउंड। फिर आ रहा है कॉलेज, तो कभी भी अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाने पर हिसिंग साउंड निकल कर आए तो उस हिसिंग साउंड को रोकने के लिए हम लोग GIRLS और सिर्फ प्रयोग करेंगे किसका, अपॉस्ट्रोफी का, और बाकी जो कॉलेज लिखा हुआ है वो लिखा ही हुआ है। तो ये जो हिसिंग साउंड की जगह पर जो अपॉस्ट्रोफी आया है ये दरअसल का के की वाली बात को बता देगा। तो कैसे बोलूंगा मैं, लड़कियों का कॉलेज। तो ये जो चीज है, ये जो काले डब्बे में गई, ये एकदम सही है। इसीलिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता बल्कि ऑप्शन नंबर 3 होता। ऐसा, ठीक है? आइडिया मिला आपको? चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, जो चीजें हमने सीखी एक बार फिर से यहाँ पर लगाते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज 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 बॉयसेस हॉस्टल। हॉस्टल कब बनता है, जब बहुत सारे लड़के होते हैं। बहुत सारे लड़के मतलब मेरे को प्लूरल में चाहिए होगा। ये जो बॉय है ये सिंगुलर में है इसलिए गलत हो गया, ठीक है? ये प्लूरल में था लेकिन इसमें का के की वाली बात नहीं थी, लड़कों का हॉस्टल बोलना था, इसलिए ये वाली भी बात भी गलत हो गया। अब ये और ये दोनों ही सही हो सकता है, लेकिन हिसिंग साउंड को मुझे रोकना पड़ेगा। हिसिंग साउंड अगर इसे आप पढ़ोगे तो हिसिंग साउंड निकल कर आएगा वॉइसेस, जो कि नहीं चलेगा। उसके वजह से अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा जो कि सही हो जाएगा। आइडिया मिला आपको कैसे बनाया जाता है इन क्वेश्चंस को? चलिए यहाँ पर देखिए जरा, वर्कर्स, वर्कर्सर्स और फिर वर्कर्स डिमांड। तो डिमांड कर रहे हैं भाई वर्कर लोग, तो ये और ये हालांकि सेम हो गया, दोनों ही सही है, ये वाली बात गलत है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब कि हड़ताल। हड़ताल कब होती है, जब बहुत सारे डॉक्टर आते हैं। ये बहुत सारे डॉक्टर तो आए हैं लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल में की यहाँ पर नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाकर आ रहा है, सही है। ये सिंगुलर डॉक्टर बैठा है, गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस वाले क्वेश्चन के लिए चीज सही हो जाती है। स्वीकार है आप लोग को? यहाँ तक कंफर्टेबल है? जरा इसको सॉल्व करके देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब सारे बच्चे सही दे देंगे। मुझे बताइए कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और फिर लिखा हुआ है डे, टीचर्स डे। मुझे उम्मीद है आपने अपनी पूरी लाइफ में एक ना एक बार, कभी ना कभी तो टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे ऐसे लिखकर कार्ड में दिया ही होगा। कभी ना कभी तो आपने किया ही होगा। मतलब जब छोटे होंगे स्कूल वाले समय पर हम सबका शौक रहता है अपने पसंदीदा टीचर को यह एहसास दिलाने का कि वो हमारे फेवरेट है। तो हमने कभी ना कभी तो लिखा ही होगा। तो मुझे बताइए आपने क्या लिखा था, क्या था आप जो आपने लिखा होगा? चलो जरा यहाँ पर फोकस करते हैं। दरअसल तो मुझे जो अनुमान है, सिर्फ मैं अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकता है कि हमने ये चौथा ऑप्शन लिखा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है? जो कि 100% गलत है। ये चौथा ऑप्शन 100% गलत है। टीचर्स डे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप 100% गलत लिखते हैं। आगे बात पकड़ में, तो सही क्या होता है जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षक दिवस नहीं होता, शिक्षकों का दिन होता है। तो शिक्षकों का दिन वाली बात कन्वे करने के लिए मेरे को बहुत सारे शिक्षक चाहिए। बहुत सारे शिक्षक में ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये प्लूरल है। तो चौथा तो 100% गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा में कोई एक चुना जाएगा। ये चुनूंगा तो फिर का दिन नहीं बोल पाऊंगा, तो इसको भी गलत करना पड़ेगा। और अगर मैंने ये चुना और ये चुना तो इसमें मेरे को अगर पढ़ के देखो जैसे टीचर्सेस, तो हिसिंग साउंड को हटाने के लिए मेरे को अपॉस्ट्रोफी एस पे से एस को काटना पड़ेगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो आगे से अगर आप कभी भी लिखते हैं हैप्पी हैप्पी टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, तो ऐसे लिखना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कन्वे होता है कि हाँ आपका इंग्लिश का ग्रामर अच्छा है। और अगर आप ऐसे लिखते हैं इस तरीके से तो आप 100% गलत लिखते हैं। ये है टीचर्स डे लिखने का 100% सही तरीका, ठीक है? स्वीकार है यहाँ तक अपन लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा इसे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फेसेस। फेसेस का मतलब है बहुत सारे चेहरे। बहुत सारे चेहरे किसी पुरुष के होंगे जब बहुत सारे पुरुष होंगे, तो पुरुषों के चेहरे, ऐसा सेंस बनेगा, ठीक है? तो पुरुषों के चेहरे कहने के लिए मेरे को जो पुरुष है वो प्लूरल में चाहिए। प्लूरल में चाहिए तो ये लगा हुआ है एस,
अब जरा इस वाली चीज को समझो। अगर तुमने ये सोचकर कि भैया एस लगा हुआ है, हिसिंग साउंड काटना था तो इसलिए हमने ये वाला टिक कर दिया, अगर आपने ये किया तो फिर से गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो मेन है ये सिंगुलर होता है और जो MEN होता है वो प्लूरल होता है। तो इसका मतलब मैं तुम्हें ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो MEN लिखा हुआ है ये अपने आप में ही प्लूरल है। तो जब वो प्लूरल है तो उसमें और एस लगाकर डबल प्लूरल क्यों बना रहे हो तुम? बस ऐसे बोलो ना, मेंस फेसेस, जो कि सही बात है। आगे बात पकड़ में, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका गलत है। क्यों? क्योंकि MEN वैसे ही प्लूरल होता है तो उसको और एस लगाकर डबल प्लूरल करने की नीड ही नहीं थी। तो ऐसे ही MOWEN प्लूरल होता है। तो ड्रेसेस, बहुत सारी ड्रेसेस है तो वुमेन्स ड्रेसेस ऐसे बोला जाएगा। ठीक है। वैसे ही माउस का प्लूरल होता है माइस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइस अपोस्ट्रोफी एस। टेल्स होना चाहिए था यहाँ पर, ये टॉल्स गलत हो गया, TAILS होगा, टाइपिंग एरर है, माफ करना, ये दोनों गलत है इसमें। ठीक है। अब जैसे टीचर्स डे होता है वैसे ही चिल्ड्रंस डे भी तो होता है। पॉइंट है समझ में? तो जैसे आप चिल्ड्रंस डे, या चलो यहाँ पे चिल्ड्रंस टॉय लिखा हुआ है, जो भी बोल लो जिसमें भी तुम्हारा मन। तो चिल्ड्रंस डे वाले केस में अगर आपने टीचर्स डे का नकल मारकर, टीचर्स डे का नकल मारकर आपने चिल्ड्रंस डे को ऐसा करने की कोशिश करी तो फिर से गलत कर दोगे। टीचर्स डे में ये वाला तरीका सही है लेकिन चिल्ड्रंस डे में ये वाला तरीका गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि ये जो चिल्ड्रन है, ये जो चिल्ड्रन है ये अपने आप में ही प्लूरल है ना भाई, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो उसमें और एस लगाकर उसे डबल प्लूरल बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तो सही क्या होगा चिल्ड्रंस डे के केस में? जो सही होगा वो ये होगा, ये जो चिल्ड्रन है ये अपने आप में ही प्लूरल है, जो चिल्ड्रन है ये अपने आप में ही प्लूरल। अपोस्ट्रोफी एस जो है काके की वाली बात को बताता है, बच्चों का दिन, ऐसा। ठीक है। तो चिल्ड्रंस डे जैसे मैंने वहां पर लिखा सही है, वैसे ही चिल्ड्रंस टॉयज जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही है। ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है नाउन एंड केस का जो है एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको मैंने डिलीवर किया, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे को आपसे डिस्कस करनी है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसका एपिसोड 2 देखेंगे मेरे साथ, जिसमें इन सारे सवालों को, इन सारे कंसेप्ट को मैं आपको सवालों में हल करना सिखाऊंगा। अगर आपने इस वाली क्लास को एंजॉय किया होगा, अगर लगा हो कि हाँ कुछ तो मुझे सर से नया सीखने को मिला है, और अगर मैं सर के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ तो इंग्लिश में मेरे को बहुत कुछ जो है ऐसा कुछ है जो मुझे सर से सीखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल इस वाले वीडियो पर अपना कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।